एकनाथ शिंदे जी मनमानी कर रहे हैं और वो अभी पानी जो है वो नाक के ऊपर जा रहा है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस और उनके गुट को और बीजेपी को लग रहा है। तब उद्धव ठाकरे उनके पार्टी के केडर के साथ सेना भवन में बात कर रहे हैं कि कोई कहां निकल ना जाए, आइदर बीजेपी के साथ ना जाए या एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के साथ ना जाए। सुप्रिया सुले, इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि हम हमारा अलग गुट लेके, जो शरद पवार जी की एनसीपी है, जो अभी रीजनल पार्टी भी है, तो वो गुट लेके 8 एमपीस का हम एनडीए के साथ अगर गए तो उनको खुद को, सुप्रिया सुले को, उनको मिनिस्टरशिप, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी, पोर्टफोलियो होगा, वो मिलेगा। कैसे हैं आशीष जी, पहले ये बताइए, हाल चाल बताइए महाराष्ट्र का। अभी महाराष्ट्र में जो नई सरकार आई है वो भारी भरकम बहुमत की सरकार है, लेकिन फिर भी सरकार चल नहीं रही है। इसका कारण यह है कि 3 पार्टियां एक होके चुनाव लड़ी, उसके बाद इनके पास जो नंबर्स आए हैं उसमें बीजेपी के नंबर्स इतने ज्यादा है कि वो बहुमत के पास जाते हैं। उसके कारण जो शिंदे गुट है उसके पास भले ही 57 आमदार हैं या अजित पवार के गुट के पास 41 आमदार हैं, फिर भी इतने विधायक होने के बावजूद बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि इनको साथ में लेते हुए कैसी गवर्नमेंट चलाए। जबकि दूसरी बार देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके पास मैंडेट है और उनको ये पता है कि सरकार कैसे चलानी है। ये पहले से तय था कि पीएमओ की धरती पे महाराष्ट्र की अब की सरकार, जो असल में बीजेपी की सरकार है, बोलने के लिए महायुति की सरकार है, ये सीएमओ के थ्रू चलेगी, सीएम ऑफिस के थ्रू। तो वो हो नहीं पा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि एकनाथ शिंदे ये तय नहीं कर पा रहे हैं या ये समझ नहीं ले रहे हैं कि वो अभी देवेंद्र फडणवीस जो कि चीफ मिनिस्टर है, उनके अंडर काम कर रहे हैं बतौर डिप्टी सीएम। और दूसरी तरफ अजित पवार है, जिनके पास बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है फाइनेंस का। इनको ये पता है कि हमें अब बीजेपी के साथ ही आगे का रास्ता तय करना है। तो और आशीष जी क्या आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिलहाल कई पावर सेंटर हो गए हैं, कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं तो उनका अपना एक पावर, जो उनका पावर सेंटर है, इसके पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, अभी तक वो मुख्यमंत्री वाले फेज से निकले नहीं है, तो उनका एक पावर सेंटर हो गया। क्या इस वजह से ये रस्साकसी हो रही है जो देखने को मिल रही है? बिल्कुल पावर सेंटर बने हुए हैं और एकनाथ शिंदे जी की जहां तक के बात है, वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो उनके जो मंत्री गण हैं, जिनको जो जो पोर्टफोलियो या जो जो विभाग मिले हैं, उन विभागों की वो रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि उनके जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है शिवसेना के, उदय सामंत, उनके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग एकनाथ शिंदे बतौर डिप्टी सीएम कर रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ये कोई विधायक या वैधानिक या स्टैट्यूटरी पोस्ट नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये गठबंधन सरकार की एक साजी एक सोच रहती है कि जो अपने साथ आते हैं मित्र पक्ष, उनको डिप्टी सीएम पद दिया जाए। तो उस लिहाज से वो इंडस्ट्री की भी रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। कल उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट, जिनके जो मिनिस्टर हैं प्रकाश आंबेडकर, उनके साथ बैठ के हेल्थ का स्टेट का रिव्यू किया है। तो ऐसा वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसमें सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस, ये भी कहीं ना कहीं ये जो मस्साजोग वाला सरपंच के खून का मामला सामने आया है, जिसमें यहाँ की जो फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर है धनंजय मुंडे, ये अटके हुए दिख रहे हैं। इसके कारण भी इनके इस्तीफे को लेकर जो सब तरफ से हल्ला बोल चला है, मीडिया भी उसमें ट्रायल कर रहा है। यहाँ पे बतौर सीएम जो देवेंद्र फडणवीस ने भूमिका लेनी चाहिए कि मेरे अंडर जो मिनिस्टर है उसके इस्तीफे के बारे में मैं सोचूंगा, मैं डिसीजन लूंगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वो जो बॉल है वो अजित पवार के कोर्ट में डाल दिया कि उनके पार्टी के वो मंत्री है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार हुआ है जब से 1995 से गठबंधन सरकार का दौर महाराष्ट्र में शुरू हुआ। पहले युति सरकार थी सेना भाजपा की 95 से 99 तक, और फिर
1999 से 2014 तक कांग्रेस राष्ट्रवादी की अलायंस सरकार थी, बाद में वही दौर कंटिन्यू है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि सीएम ये कह रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा उनके पक्ष के नेता जो स्टैंड लेंगे उस तरह से होगा। तो ये जो हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस, ये कहीं ना कहीं इनके जो आला कमान है दिल्ली में बैठे हुए मोदी, शाह, नड्डा, इनके थ्रू इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है कि आप चलिए गवर्नमेंट अपने तौर से चलाइए। ये अभी भी वही अचरज में है कि मेरे साथ एक तरफ एकनाथ शिंदे है, दूसरी तरफ अजित पवार है और इनको साथ में लेके ही जाना है। कहीं तो भी बात ऐसी है ये गवर्नमेंट में कि जिसके कारण एकनाथ शिंदे भी और अजित पवार भी इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहे हैं बीजेपी को और देवेंद्र फडणवीस को। अच्छा, ये बताइए, क्या अजीत पवार इस स्थिति में हैं कि वो सरकार को या देवेंद्र फडणवीस को मतलब ब्लैकमेल कर सकें? एक तो ये बताइए इस सवाल का जवाब कि वो कैसे कर सकते हैं, क्या वो उस स्थिति में है? नंबर एक। नंबर दो कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से आप बता रहे हैं और पैरेलल मतलब समानांतर सरकार चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं, ये लड़ाई, ये जो गठबंधन के अंदर जो पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच में जो झगड़ा शुरू हो गया है, क्या ये वहां तक जा सकता है कि आगे चल के कभी गठबंधन टूटने की नौबत आ जाए, या सबको सबकी जरूरत है तो लड़ते झगड़ते रहेंगे लेकिन 5 साल निकाल लेंगे? बिल्कुल वाजिब सवाल है। इसका मैं थोड़ा आंसर थोड़ा विस्तार से दूंगा क्योंकि महाराष्ट्र की एकदम आराम से दीजिए। या बहुत ही वाजिब सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति समझना पड़ेगा। एक तो ये सरकार भारी भरकम मैंडेट लेके आई है, ऑलमोस्ट 237 एमएलए इनके साथ है, उनका सपोर्ट इनको है। उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 दिशाओं में सरकार जा रही है, तीनों लोग अपनी अपनी सरकार चला रहे हैं? ये इसलिए हो रहा है कि वोटर्स लिस्ट से लेके ईवीएम के ऊपर क्वेश्चनिंग जो अपोजिशन से या कुछ आरटी एक्टिविस्ट है इनसे शुरू है। राहुल गांधी भी महाराष्ट्र का वोटर लिस्ट हो, ईवीएम का मुद्दा हो, या जो 76 लाख वोटर्स ऐड हुए हैं जिनका कोई अता पता ये निर्वाचन आयोग या महाराष्ट्र के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है ये दे नहीं पा रहे हैं। फॉर्म 17C हो, फॉर्म 20 हो, इसमें ये डिटेल अपलोड नहीं कर पा रहे हैं वेबसाइट पे, या आरटीआई में नहीं दे पा रहे हैं। ये जो मसला है इसके कारण भी अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, इनको ये पता है कि ये मुद्दा है, ये फोरफ्रंट पे नहीं आना चाहिए। इसलिए बीजेपी बाकी मुद्दे भटका रही है कि जैसे ये गवर्नमेंट जैसे ही सत्ता पे आई वैसे जो मसाजोग का मर्डर का मामला हुआ है और उसमें से फिर धनंजय मुंडे का जो मामला 2 महीने तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है। परभनी का एक दलित की पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई है वो भी मसला चल रहा है और आज आके कोई ना कोई मसले आ रहे हैं। अब बात यहां तक आ गई है कि कल रात को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस न्यू दिल्ली गए थे। वहां पे उनकी कल रात को कुछ मीटिंग होनी थी या आज होनी है, जबकि आज आपको पता है कि दिल्ली के नए सीएम रेखा गुप्ता जी का पद ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद शायद ये मिल सकते हैं। एकनाथ शिंदे जी मनमानी कर रहे हैं और वो अभी पानी जो है वो नाक के ऊपर जा रहा है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस और उनके गुट को और बीजेपी को लग रहा है। अभी भी महाराष्ट्र में जो गार्डियन मिनिस्टर्स रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उसके 2 जिले को लेके बहुत एक गवर्नमेंट में खींचातानी चल रही है। अभी भी वो डिसीजन एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने रिवर्ट करने लगाया, वो पेंडिंग है, उस पर कोई हल नहीं निकल रहा। और दूसरी तरफ 3 मार्च से महाराष्ट्र का असेंबली सेशन जो बजटरी सेशन है वो शुरू हो रहा है। अजित पवार जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके हाथ में सब जो एमएलएज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का फंड है। इसलिए अजित पवार अपने तरफ से अपनी न्यूसेंस वैल्यू या उपद्रव मूल्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे जी का एक ही है कि मेरे टेन्योर में जो जो डिसीजन मैंने हुए हैं उसको अगर देवेंद्र फडणवीस स्टे दे रहे होंगे, उसका रिव्यू कर रहे हैं या वहां जाके कुछ मुझे आगे जाके फंसाने की कोशिश कर रही होनी है, तो मैं अभी से मैं मेरा बार्गेनिंग पावर भी बढ़ाऊंगा और मैं मेरा न्यूसेंस वैल्यू भी दिखाऊंगा। उसके कारण वो भी ये गवर्नमेंट को जहां जहां दिख रही है कि गवर्नमेंट अभी अपोजिशन है ही नहीं, अपोजिशन बेंच पे जो महाविकास आघाड़ी है उनके सिर्फ 46 एमएलए है और इतने बाकी सत्ताधारी गुट के ही सब एमएलए है, फिर भी ये गवर्नमेंट में जो
डिसीजन हो रहे हैं या डिसीजन लेते समय जो प्रोसेस चल रही है उसमें इनकी खींचातानी आ रही है। ये आगे जाके बर्स्ट होगा क्या? मुझे नहीं लगता बर्स्ट होगा, क्योंकि मोदी शाह ये होने नहीं देंगे। लेकिन भले ही मोदी शाह बीजेपी ये होने नहीं देगी, लेकिन इनको पता है कि हमारी न्यूसेंस वैल्यू हमें बरकरार रखनी पड़ेगी, हमारी बार्गेनिंग पावर हमें बरकरार रखनी पड़ेगी। क्योंकि आगे जाके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव आने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ा चुनाव जो है वो कॉर्पोरेशन का चुनाव है। बीएमसी यानी मुंबई कॉर्पोरेशन, थाना कॉर्पोरेशन, पुणे कॉर्पोरेशन, नासिक कॉर्पोरेशन, छत्रपति संभाजीनगर कॉर्पोरेशन, कोल्हापुर कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन, मीरा भाईंदर, ये सब। तो इसके चलते हुए महायुति जो है यहाँ की एनडीए स्टेट की, इनको एक साथ ही रहना है। लेकिन एक साथ रहते रहते एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा मराठा कार्ड खेलूं, और मैं मेरा मराठा कार्ड जब खेलूं जब मुझे वो खेलना है, और उसके लिए वो अभी ग्राउंड बना रहे हैं। और अजित पवार को ये पूरा पता है कि उनको उनकी पार्टी पहले मर्ज करवानी है शरद पवार से। देखिए, आज जहां हम बात कर रहे हैं, कल का दिन बहुत अहम है। कल अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो दिल्ली में हो रहा है, वहां पे शरद पवार ये वो साहित्य सम्मेलन के चेयरमैन है, या उसको बोलते हैं स्वागताध्यक्ष है। और वहां पे जो उद्घाटन कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार ये दोनों की भाषणों की जुगलबंदी चलने वाली है। नरेंद्र मोदी शरद पवार को शायद मराठी स्टेज देखते हुए कोई ऐसी ऑफर दे दे, उसकी चर्चा महाराष्ट्र में शुरू है। इसलिए महाराष्ट्र के राजनीति में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अपोजिशन को जितना डैमेज करना था उससे भी ज्यादा अपोजिशन डैमेज होना है। और अपोजिशन में शरद पवार का गुट हो या उद्धव ठाकरे जी का गुट हो, ये एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बीजेपी के पास जाने की, या ऐसी एक विंडो अगर उन्हें दिखाई दी तो वो कैटर करने की। तो इसमें ये सरकार भी पंक्चर हुई है और अपोजिशन के पास भी कोई चारा नहीं है। ऐसी अचरज की स्थिति महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की है। बहुत दिलचस्प बात आपने बता दी। मेरा अगला सवाल ही इसी पे था कि दिल्ली में रह रहे की ये शुरुआत हो रही है कि शरद पवार और जो अजित पवार है वो एक हो जाएंगे, और ये उद्धव ठाकरे जो है वो बीजेपी के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जवाब आपने दिया, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, लास्ट के दो छोटे छोटे सवाल हैं। सेकंड लास्ट मेरा सवाल ये कि अगर इस तरीके से सरकार चलेगी, मान लीजिए कि महायुति गठबंधन की जो सरकार है, अगर ये इस तरीके से लड़ते झगड़ते चलेगी 5 साल, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी का जो डबल इंजन वाला एक कॉन्सेप्ट है सरकार चलाने का, कि हमने बहुत अच्छे से चलाया, वो उस पर नुकसान होगा? मतलब बीजेपी के ब्रांड को नुकसान होगा, ये आपको लगता है क्या? नंबर एक। नंबर दो कि ये जो साथ मिलने की बात है कि शरद पवार अजित पवार एक हो जाएंगे, इधर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? तो क्या कुछ बदलेगा? मतलब मुझे लगता है बहुत कुछ बदल जाएगा महाराष्ट्र में अगर ये सब होता है तो। देखिए विकास जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और ये मैं पहली बार लाइव में या ऑन कैमरा बात बता रहा हूं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, एनडीए के पास के जो नंबर्स हैं, बीजेपी के पास 240 है, उसके पास टीडीपी 16 है, और नीतीश कुमार जी की जेडीयू 12 है, और उसके बाद चौथे पायदान पे एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, जिसके पास 7 एमपीज है। अब उद्धव ठाकरे जी के गुट के पास 9 एमपीज है। एकनाथ शिंदे ये चाह रहे हैं कि उद्धव जी के पास जो 9 एमपी है उसमें से 6 या 7 तोड़े, जिसके कारण वो जो 2/3 वाला मामला है, एंटी पार्टी का जो है पक्षांतर जिसको बोलते हैं, या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हम जो बोलते हैं कि 2/3 एमपीज या एमएलए अगर आ जाते हैं और वो कोई पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, तो उनकी एमपी या एमएलएशिप बरकरार रहती है। तो उस लिहाज से एकनाथ शिंदे जी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के पास जो 9 एमपीज हैं लोकसभा के, उनमें से 6-7 अपने पास ले और अपने पार्टी में विलीन करें या मर्ज करें। उसी तरह, और ये एक ब्रेकिंग न्यूज भी है, उसी तरह मोदी शाह और उनकी बीजेपी भी ये कर सकती है कि उद्धव ठाकरे जी के 7 एमपीज अपने पास ले सकती है और वो बीजेपी में मर्ज कर सकती है, जिसके कारण उनको वापस बाई इलेक्शन में चुनाव में ना खड़ा हो। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जहां की 7th जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अभी भी डिसीजन लेना बाकी है, वो
पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दौरान ये हो सकता है। तो ये डबल ब्लो दोनों तरफ से उद्धव ठाकरे के पार्टी के ऊपर चालू है। आज भी जहां हम बात कर रहे हैं, तब उद्धव ठाकरे उनके पार्टी के केडर के साथ सेना भवन में बात कर रहे हैं कि कोई कहां निकल ना जाए, आइदर बीजेपी के साथ ना जाए या एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के साथ ना जाए। क्योंकि क्या हो गया है महाराष्ट्र के राजनीति में, अभी खुलेआम ये बताया जा रहा है कि हम आमदार यानी विधायक तोड़ेंगे, हम एमपीज तोड़ेंगे, इतने एमपीज हमारे संपर्क में हैं, वो हमारे पास आएंगे। ये खुलेआम बताया जा रहा है। नैतिकता, एथिक्स, मोरल वहां पे कोई बात ही नहीं रही है। तो उसके कारण उद्धव ठाकरे की जमीन एकदम बोलते उनके पैर के नीचे से निकल जा रही है। लेकिन बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेल सकता है। अगर उद्धव ठाकरे जी के एमपीज को ये लगा कि हम 2/3 बीजेपी के साथ जाते हैं, तो वो पावर में आते हैं और वहां पे एनडीए भी मजबूत होता है। वहीं पे एकनाथ शिंदे भी ये चाह रहे हैं कि अगर इनके 6-7 अपने तरफ आ जाए, तो उनके जो नंबर्स है एनडीए में वो बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण उद्धव ठाकरे के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। रही बात शरद पवार जी की जो पार्टी है, जिनके पास अभी 8 एमपीज है, लेकिन एमएलए की बात करें तो शरद पवार की पार्टी के पास सिर्फ 10 एमएलए है। सुप्रिया सुले, इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि हम हमारा अलग गुट लेके, जो शरद पवार जी की एनसीपी है, जो अभी रीजनल पार्टी भी है, तो वो गुट लेके 8 एमपीज का हम एनडीए के साथ अगर गए, तो उनको खुद को, सुप्रिया सुले को, उनको मिनिस्टरशिप, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी, पोर्टफोलियो होगा, वो मिलेगा। और हम अगर अजित पवार जी के साथ, उनके पार्टी के साथ, जिनके पास अभी सिंबल है घड़ी या पार्टी का जो ओरिजिनल नेम है उनके पास, वहां पे अगर हम मर्ज हो जाते हैं, तो प्रफुल्ल पटेल को फायदा होगा और वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। तो उनको कैबिनेट मंत्री क्यों बनाए, जबकि सुप्रिया सुले खुद बन सकती है। तो ये एक टू माइंड सिचुएशन विद इन शरद पवार पार्टी चल रही है। और रही बात, अभी भी मेरा यह दावा है कि शरद पवार कन्विंस नहीं हुए हैं कि आइदर मर्जिंग के लिए, और वो भी मर्जिंग वो अपने साथ चाहेंगे, वो अजित पवार जी के पार्टी में नहीं चाहेंगे। अजित पवार के पार्टी को उनके पार्टी में बुलाएंगे अगर हुआ तो। और दूसरी बात, एनडीए को अपना जो अभी का जो गुट है, शरद पवार एनसीपी गुट, वो ले जाके जोड़ जाए, इसके लिए शरद पवार अभी भी राजी नहीं है। उनको राजी करने की कोशिश चालू है और उसी के चलते कल का दिन बहुत अहम है, जहां मोदी और शरद पवार एक स्टेज पे होंगे और मराठी ऑडियंस के सामने बात करेंगे। लास्ट बस मुझे इतना बता दीजिए कि उद्धव ठाकरे के बारे में जो आपने बताया, वो बहुत दिलचस्प बताया कि एक तरफ से एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से बीजेपी उनकी पार्टी के एमपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पढ़ रहा था कि उद्धव ठाकरे के कुछ विधायक और पूर्व विधायकों ने भी बयान दे दिया है कि अगर यही रुख रहा उद्धव ठाकरे का, तो उनकी पार्टी खाली हो जाएगी। मुझे लगता है बहुत मुश्किल राजनीतिक स्थिति में है अभी उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार। मुझे लगता है कि अभी तक उनका जो पूरा राजनीतिक सफर था, उसका सबसे मुश्किल राजनीतिक दौर देख रहा है क्या यादव जी? मतलब आपको ये लगता है क्या? बिल्कुल सही विकास जी। देखिए, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी जो है, और पहले से भी जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी उनकी पार्टी चला रहे थे, तो पार्टी की पूरी जान जो है वो बीएमसी में यानी मुंबई कॉर्पोरेशन में थी। 25 साल सत्ता मुंबई महापालिका, जिसे मुंबई कॉर्पोरेशन बोलते हैं, बीएमसी, उसके ऊपर शिवसेना की रही है, उनका मेयर रहा है। अभी 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक केस आना है, उसकी सुनवाई होनी है। और वो सुनवाई ऐसी है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में महाराष्ट्र के ओबीसी रिजर्वेशन, जिसकी ट्रिपल टेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया है, तो वहां महाराष्ट्र सरकार ये बताएगी क्या 25 तारीख को कि हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव लेने के लिए अभी तैयार है, और हमने ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसकी ट्रिपल टेस्ट पास किया है, तो हमें वो परमिशन दीजिए। ये महाराष्ट्र सरकार ने अगर कर दिया, तो इलेक्शन जो है वो मई जून में आ सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि जून से मौसम शुरू हो जाता है, मानसून शुरू हो जाता है, तो उसके बाद, तो अभी 25 तारीख को नहीं हुआ तो अगली तारीख आएगी, अगले हेयरिंग में, सुनावनी में ये सब आएगा। तो ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे जी ने जो डेट दिया था कि अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के या बीएमसी के चुनाव होने हैं, ये चुनाव जितने दूर जा रहे हैं
उतने पार्टी को संभालना उद्धव ठाकरे जी के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर बीएमसी चुनाव जल्दी लग जाते हैं तो उद्धव ठाकरे को यह पता है कि उनकी पार्टी मुंबई में रिवाइव हो सकती है, क्योंकि मुंबई में आज भी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना का शाखा केडर जो है, जगह जगह पे उनकी शाखा और उन्हीं के ताबे में, उन्हीं के पास वो शाखा है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के दो प्लस पॉइंट्स हैं मुंबई में। एक है उनकी वुमेन्स विंग, महिला आघाड़ी, जो कोई भी हद तक मुंबई में जा सकती है, और दूसरी है उनकी एम्बुलेंस सेवा। मुंबई में अमीर से अमीर या गरीब से गरीब अगर मर जाता है तो उसके लिए जो एम्बुलेंस की सेवा पहले आती है वो उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना की आती है, या बाला साहब की शिवसेना की आती थी, वो आज भी बरकरार है। तो ये जो मुंबई में जमीनी जुड़ी हुई है जो पार्टी, वो अभी तक उसका केडर खत्म नहीं हुआ है इन मुंबई, और उनको चाहिए कि बीएमसी चुनाव जल्दी हो। लेकिन जो एनडीए महायुति है, ये बीएमसी चुनाव जल्दी करवाने के हक में नहीं है। इनको लगता है कि अगले साल भी जाए तो कोई डैमेज नहीं। देखिए, 160 साल के बीएमसी के हिस्ट्री में मुंबई कॉर्पोरेशन के आज तक के 3 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर बीएमसी पे नहीं है। 3 साल से यहाँ पे प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर है। महाराष्ट्र में 4.5 साल से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं है। इसके कारण ऑलमोस्ट 26 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और 32 जिला परिषद, इनके इलेक्शंस ड्यू है। कब होंगे कब होंगे, क्योंकि जो बीच का स्ट्रैटा है, जो कॉर्पोरेटर्स है या जेडपी मेंबर्स है, ये स्ट्रैटा खत्म हुआ है, और जो भी है सब तरह प्रशासक राज, नौकरशाही चल रही है। और इसके चलते क्या हुआ है, इतने काम निकाल दिए हैं, डेवलपमेंट वर्क इतने निकाल दिए हैं, और गवर्नमेंट के तिजोरी में पैसा नहीं है, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में खुद की आमदनी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे जो कॉर्पोरेटर्स रहते हैं या जेडपी मेंबर्स रहते हैं, ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ये 4-4.5 साल से है ही नहीं, मुंबई में 3 साल से नहीं है, और एक बहुत बड़ा मसला महाराष्ट्र में बना है। उद्धव ठाकरे का बोलेंगे तो उनको रिवाइव करना है पार्टी, तो वो बीएमसी चुनाव में ही कर सकते हैं, और बीएमसी चुनाव जल्दी हो नहीं रहे। उद्धव ठाकरे के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके एमपीज को उनको संभालना पड़ेगा, उनके ऊपर रोज डोरे डालना शुरू है। वो तो उद्धव ठाकरे जी के लिए उनके माउथपीस, चीफ स्पोक्स पर्सन संजय राउत मीडिया में पार्टी को बना के रखते हैं, इसलिए वो खबरें में तो भी है। अगर वो भी बोलना बंद कर दे तो उद्धव ठाकरे के पास कोई चारा नहीं। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी है।